नेक्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक कंप्यूटर काम कैसे करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग वगैरह। तो पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया था एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने बोला था कि मैं इसे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ये दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर। नीचे देखिए इनपुट यूनिट हो गया, ये आउटपुट यूनिट, और इसमें बीच में दिया हुआ है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में तीन चीज़ें दी हुई हैं मुख्य, एक है एएलयू, दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट, फिर तीसरा है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो चलिए एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या है। अब एएलयू की बात करते हैं हम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये क्या होता है कि कम्बिनेशनल सर्किट के डिज़ाइन से बना होता है, जो बेसिकली क्या परफॉर्म करता है कि जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, ये इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करता है। और हमारा जो है कि कंप्यूटर में जो होता है बाइनरी नंबर होता है जो, तो बाइनरी नंबर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनको बिट वाइज ऑपरेशंस बोलते हैं हम, बिट वाइज ऑपरेशंस। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम बिट वाइज ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये एएलयू क्या काम करता है कि हमारे इंटीजर पे और बाइनरी नंबर्स पे जितने भी इसके ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करता है एएलयू के अंदर। एएलयू का ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, बेसिक इंटीजर ऑपरेंड। ये मतलब मान लीजिए हमें दो नंबर को जोड़ना है a प्लस बी, तो एक ऑपरेंड हो गया ये, दूसरा ऑपरेंड हो गया b, और जो रिजल्ट आएगा वो वहाँ स्टोर हो रहा है y में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है समझने के लिए। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है हमारा, कंट्रोल यूनिट हमारे एएलयू को और इनपुट और आउटपुट, इन सारे डिवाइसेस को क्या करता है, सिग्नल देता है, कंट्रोल करता है कि हमें किस ऑपरेशन पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे परफॉर्म करना है। ये काम होता है हमारे कंट्रोल यूनिट का। ये सारे जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया, जैसे एएलयू और सीयू कंट्रोल यूनिट, और अभी जो आगे बताऊंगा मेमोरी यूनिट, ये सारे हमारे जो हैं कंपोनेंट, ये हमारे सीपीयू के कंपोनेंट हैं। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे और हम सीपीयू में मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोरेज यूनिट या तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी क्या होता है, ये कंप्यूटर का बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हमें कुछ डेटा परफॉर्म करना हुआ तो हम कहाँ इस डेटा को जहाँ स्टोर करेंगे वो मेमोरी में ही स्टोर होता है, कंप्यूटर के मेमोरी में ही स्टोर होता है। कोई एक सिंपल सा, हम मान लीजिए हमें कैलकुलेटर में हमें एडिशन ही करना है, कैलकुलेटर में तो हमने 2 किया तो 2 कहीं जाके स्टोर हुआ, फिर प्लस किया उसके बाद 2 किया, तो ये दोनों जो ऑपरेंड है 2 और 2 हैं, कहीं जाके स्टोर होंगे, टेम्परेरी बेस पे ही स्टोर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके स्टोर होंगे। तब इन दोनों को कैलकुलेट करके हमें जो रिजल्ट देता है 4। तो कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ये मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट्स होते हैं, एक रैम होता है और एक होता है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में देख ही रहे हैं आप। अभी आगे हम सारा एक बारी बारी से डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में रोम आता है और रैम आता है। मोस्ट कॉमन सबने सुना होगा या देखा भी होगा रैम रोम के बारे में। ये क्या होते हैं कि सीपीयू के जो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उस पर ये लगा हुआ होता है। रैम और रोम दोनों सीपीयू के मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं रैम के बारे में। रैम क्या काम करता है, जब हम कोई डेटा परफॉर्म कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि हम कुछ फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, एक फ़ोटो हमने लिया हुआ है, उसकी एडिटिंग हम कर रहे हैं, पेंट में कर रहे हैं या फोटोशॉप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। तो जो फ़ोटो ओपन होता है वो मान लीजिए हमारे हार्ड डिस्क में सेव पड़ा हुआ है, हमने किसी डिस्क में किसी जगह पे सेव किया हुआ, डी ड्राइव में सेव किया है। तो डी ड्राइव से जो फ़ोटो है उठ के वो चली आती है रैम में। रैम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको। तो ये फ़ोटो उठ के चली आएगी रैम में। तो जितना हम एडिटिंग वगैरह का काम करेंगे वो रैम के ऊपर ही होता है, और जब तक उस काम को हमें पता है कि हम जब तक सेव नहीं करेंगे टेम्परेरी ही रहेगा। अगर जब बिना सेव किए हम उसे क्लोज कर दे रहे हैं, क्या होगा, जितना हमने काम किया है सारा काम क्या है, लॉस हो जाएगा, सारा काम खत्म।
तो हमें सेव करने के लिए जब हम सेव कर देंगे तो रैम से वापस ये जाके हमारा जिस ड्राइव में हम सेव करेंगे या जिस भी प्लेस पे कहीं भी सेव करते हैं किसी फोल्डर में, उस प्लेस पे जाके ये सेव हो जाएगा। जो हम काम किए रहेंगे वो हमारा काम वहाँ पे सेव हो जाएगा। इसे देखिए रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है और इसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है? मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं बीच में और काम को हमने सेव नहीं किया हुआ है और बीच में अचानक से पावर कट हो गया, हमारा सिस्टम किसी कारण से अचानक से बंद हो गया, तो हमने जो काम किया था वो सारा काम हमारा लॉस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वोलेटाइल बोला जाता है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। अब बात आगे बढ़ते हैं। अब रैम क्या होता है? रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है। सर ये रैम जो डी रैम होता है कैपेसिटर से बना होता है, छोटे छोटे कैपेसिटर से मिलके बना होता है, और जो ये हमारा एस रैम है स्टैटिक रैम है वो डी फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? BCA सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे पता है जब मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे तब मैं बता दूंगा कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। और फिर दूसरा दिया हुआ डिफरेंस डी रैम क्या होता है कि 1 मिलीसेकंड में इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। डेटा को मेंटेन करने के लिए इसे मिलीसेकंड में रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है। पावर एक बार आपने ऑन कर दिया तो जब तक पावर है आपके सिस्टम में तब तक वो क्या करेगा? डेटा को होल्ड किए रहेगा। इनएक्सपेंसिव, सस्ता है, और ये एक्सपेंसिव है। एस रैम जो है हमारा महंगा आता है, स्लोअर देन एस रैम। ये डी रैम हमारा सस्ता है इसलिए इससे स्लो भी है, और ये कॉस्टली आता है तो जाहिर सी बात है कॉस्टली है तो फास्टर तो होगा ही। कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप। एक चिप में कई सारे बिट्स में स्टोर नहीं किए जा सकते। इसमें एक चिप में कई सारे बिट जो हैं स्टोर किए जा सकते हैं। लेस पावर कंजम्पशन इसमें है, यूजेस मोर पावर, ज़्यादा पावर कंजम्पशन है इसमें, कम हीट जनरेट करता है और ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है। मेन मेमोरी का यूज करता है ये, और ये कैशे का यूज करता है, कैश मेमोरी मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा, इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा कैश के लिए। कैश मेमोरी क्या होता है और काम कैसे करता है ये कैश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा क्लिप बनाऊँगा कैश मेमोरी होता क्या है और काम कैसे करता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो डी रैम है वो मेन मेमोरी पे लिए काम करता है और जो हमारा एस रैम है वो कैश का काम करता है। अब आते हैं सेकंड, हमारा रैम हमने देख लिया। अब देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है कि जब हम जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ है, हमने कंप्यूटर जैसे ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्टिंग में हमें कुछ करना नहीं होता, वो खुद से ही ऑटोमेटिक क्या करता है कि प्रोग्राम कुछ ना कुछ लोड करता है और हमारा कंप्यूटर से हम विंडो स्टार्ट करता है, जो हमें शुरू में बूट का इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है। ये सारा काम कैसे होता है? ये हमारा काम होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम में पहले से ही फीड किया रहता है, इसमें सब कुछ फीड किया रहता है कि कंप्यूटर के जब रोम को पावर मिले तो वो सिस्टम को क्या बोले, क्या करने के लिए बोले, तो सिस्टम को जो उसमें फीड किया रहेगा, पहले से जो डायरेक्शन दिया गया रहेगा उसी के अनुसार हमारा सिस्टम रोम के हिसाब से स्टार्ट होता है। उसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम जब हमारा स्टार्ट हो जाता है, विंडोज़ ओपन हो जाता है, तब हमें कंट्रोल मिलता है कुछ करने के लिए। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आएगा। ये क्या होगा इसमें कि डेटा जो हमारे हैं ये परमानेंट रहेंगे, इसके डेटा हमारे इरेज नहीं होते हैं। ये एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम के लिए मान लीजिए अभी जैसे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा हो गया मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर हो गया और उसके बाद हो गया जैसे कि आपका मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो गया और हमारा कैमरा हो गया। छोटी डिवाइसेस जो सिंगल यूज़ के लिए होती हैं कि जिनका एक ही काम होता है कि बस ये बार बार यही सेम काम करेंगे, तो उनके लिए क्या होता है रोम का यूज़ किया जाता है उन डिवाइसेस के लिए। कैलकुलेटर में भी इनका यूज़ किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं तमाम, उनमें भी यूज़ किया जाता है। RAM इज़ फर्दर क्लासिफाइड 4 टाइप्स। ये आगे भी इनको 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, PROM, EPROM, EEPROM। आगे देखते हैं इनके बारे में। PROM क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
ये प्रोग्राम किया जाता है यूजर के थ्रू, ओनली यूजर इसे प्रोग्राम किया जाता है। एक बार इसे प्रोग्राम कर दिया गया, राम में जो भी इनका प्रोग्राम है कर दिया गया, फीड कर दिया गया, तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता, ये चेंज नहीं किया जा सकता। ये होता है हमारा पी रोम होता है। फिर होता है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होगा, इसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसे क्या करते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके डेटा जो होता है हम इनका इसके अंदर जो डेटा होता है हम इसे इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारा आता है ई ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके क्या होता है कि डेटा जो हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हमारा डेटा जो है उसे इरेज किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसका एग्जांपल है, मान लीजिए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है कि हमने तुरंत लगाया, जब डेटा हमें डिलीट करना हुआ, डेटा आराम से डिलीट करते हैं, तुरंत डिलीट हो जाता है, फिर नया डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसमें चिप लगे रहते हैं छोटे छोटे, तो उसका पोर्शन बने होते हैं उसमें, इस तरीके से फॉर्मेट बना रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये अंदर कैसे काम करता है, ये इन पोर्शंस पे काम करता है, इन फॉर्मेट्स पे काम करता है कि उनको डिलीट करता है, इरेज करता है। जब हम इसे डिलीट करेंगे और इरेज करेंगे तब ये 3 टाइप्स हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में, और वैसे भी कॉमन एग्जाम होता है, कोई कंप्यूटर एग्जाम, उसमें भी पूछा जा सकता है। फिर एक बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी, एग्जाम में भी पूछता है कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या है। रैम क्या है, हमारा टेम्परेरी स्टोरेज है, वोलाटाइल मेमोरी, और ये रोम क्या है, परमानेंट स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल, इसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। और ये हमारा हो गया वोलाटाइल मेमोरी। इसमें एक बार जब हमने इसका पावर देना बंद किया तो ये इसमें से जो भी डेटा रहेगा सब लॉस। इसमें पावर बंद होने पे भी डेटा हमारा लॉस नहीं होगा, वो रिटेन ही रहेगा। क्या करता है, डेटा हमारा MBs में स्टोर करता है। रैम हमने देखा है कि अब तो आने लगे, पहले कम आते थे कि पहले MB में ही रैम आते थे, अब तो 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB तक रैम आ रहे हैं, उसके ऊपर भी रैम आने लगे हैं। और क्या है, ये स्टोर डेटा इन GBs, ये डेटा हमारा GBs में स्टोर करता है। हमने जैसी हमें ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से हम इसमें मेमोरी लगाएंगे और उस हिसाब से हम इसमें डेटा राइट करते हैं। तो ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से रोम लगा रहता है सिस्टम में। जैसे मैंने बताया वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। मतलब कोई भी, जैसे हमें फ़ोटो देखना हुआ या कोई हम वीडियो ओपन करके देख रहे हैं, तो वीडियो क्या करता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से उसे स्टोर कर लेता है प्राइमरी मेमोरी, माने रैम में स्टोर हो जाता है। तो जब रैम में स्टोर हो जाएगा तो क्या करेगा कि हमसे ये रन फिर किस पे करता है, रैम पे। जो हमारा डेटा रहेगा वो रैम पे ही रन करेगा। जो हमारा काम रहेगा, जितने प्रोग्राम रहेंगे, वो एग्जीक्यूशन किस पे होने लगेगा, फिर रैम पे होने लगता है एग्जीक्यूशन उसका। मैंने बताया आपको, जब डिस्कस कर रहा था रोम के बारे में, तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये रोम क्या करता है, जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए लगा हुआ है कि वो खुद से कुछ डायरेक्शन देगा, कंप्यूटर उसके अनुसार काम करता है, बाद में पूरा कंट्रोल हमें मिलता है कि हमने जो करना है हम कर सकते हैं। डेटा इसमें राइटिंग फास्टर होता है, राइटिंग डेटा इज स्लोअर। इसमें डेटा जो हमारा है, जो राइटिंग है वो स्लोअर होता है, इसके कंपेरिजन में ये स्लोअर होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये हमारे CPU में ही लगा रहता है। CPU में बाहर, CPU में लगा होगा, उसके बाहर भी लगा हो सकता है। बाहर जैसे हो गया, बाहर के लिए बाहर हम क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव हो गया, CD ड्राइव हो गया, DVD हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, फ्लॉपी हो गया, ये सब बाहर है कंप्यूटर के। यूज कंप्यूटर के थ्रू हम इसका ड्राइवर, हम डिस्क ड्राइवर लगा के इसके हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल ही माना जाता है इन सबको। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, कंप्यूटर के अंदर भी लगा रहता है, और बाहर यूज़ करने के लिए पोर्टेबल भी आता है कि इससे हम USB के थ्रू कनेक्ट करके कंप्यूटर में इसका यूज कर सकते हैं। हमें पता है हम कुछ कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करने के बाद हम चाहते हैं डेटा हमारा कंप्यूटर अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लें, तो हम जब हार्ड डिस्क लगा रहता है उसमें हम क्या करते हैं, कहीं भी अपना डेटा सेव कर लेते हैं, वो परमानेंट हमारा डेटा हमारे पास रहेगा कि जब तक हमारे पास वो ड्राइव रहेगी। उसके बाद पोर्टेबल है। पोर्टेबल के लिए कैसे बात करेंगे, अगर पोर्टेबल के लिए, तो पोर्टेबल के लिए CD हो गया, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया, DVD हो गया, ये हमारे क्या हो गया, पोर्टेबल में आएगा ये सारी चीज़ें। अब डिस्कस करते हैं एक एक को बारी बारी से। अब फ्लॉपी डिस्क की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इस तरीके का पहले यूज़ किया जाता था बहुत पहले, अब ये इसका यूज बंद हो चुका है। ये MBs में आती थी। ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक कोटिंग रहती है हमारी, एक ये प्लास्टिक का एक रहता है एनवलप, समझ लीजिए प्लास्टिक का बॉक्स रहता है पतला सा, उसके अंदर के जो है हमारा मैग्नेट कोट रहता है, वो उसके अंदर पैक्ड रहता है।
अब हमें क्या है कि जो लेस मेमोरी, इसमें बहुत कम मेमोरी हम स्टोर कर सकते थे। अब क्या है, हमें ज़्यादा मेमोरी यूज करनी है तो इसका हमें कोई यूज नहीं है, तो हम इसको क्या कर दिए हैं, अब इसका यूज़ जो है बंद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, HDD भी बोलते हैं इसको। तो हार्ड डिस्क ड्राइव हमें पता है हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर सिस्टम में लगा हुआ होता है, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करता है और हम अपना डेटा भी सेव कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, ये सर्कुलर डिस्क का कलेक्शन एक होता है। इसमें सर्कुलर डिस्क लगे रहते हैं कई सारे, जिसको हम प्लेटर्स बोलते हैं। क्या होगा, जो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा सर्कुलर डिस्क हो गया, और एक बीच में स्पिंडल है, ये स्पिंडल जिसके थ्रू सारे डिस्क जिसमें अटैच रहते हैं। ये ऊपर हो गया, इसके नीचे, फिर इसके नीचे कई सारे डिस्क इसी तरह से अटैच रहते हैं स्पिंडल के थ्रू। तो ये काम क्या करता है स्पिंडल, अब देखें कैसे करता है। जो हमारा ये सरफेस है, डिस्क का सरफेस है, ये इसमें मैग्नेटिक मटेरियल लगा रहता है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड रहता है। ये हमारा डिस्क का सरफेस है, ये मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड रहता है डेटा स्टोर करने के लिए। अब क्या करेंगे, अभी देखिए कि इसका जो डिस्क है, मान लीजिए उसका दो सरफेस होता है, एक ऊपर वाला हो गया, अपर सरफेस हो गया, और एक लोअर सरफेस हो गया जो नीचे रहेगा, लोअर सरफेस। इसमें क्या होता है कि हम अपर और लोअर दोनों में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अपर सरफेस में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और लोअर सरफेस में भी डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन जो मान लीजिए इस तरीके से कुछ हमारा डेटा हमने जो स्टोर किया हुआ है, ये है इस तरीके से, ये डिस्क लगे हुए हैं एक के ऊपर एक। जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, अपर वाला होगा, इसमें हम डेटा नहीं स्टोर कर पाएंगे क्योंकि ये बाहर का पार्ट है। और ये जो नीचे लोअर का, सबसे नीचे लोअर होगा जो, उसमें हम डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। बाकी सब में हम ऊपर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और नीचे वाले पार्ट में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये डेटा, अब देखिए डेटा की रिकॉर्डिंग, डेटा स्टोर कैसे ये किया जाता है, यहाँ पे एक लगा रहता है रीड राइट हेड होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम डेटा को रीड करते हैं। जो हमारा डेटा हार्ड डिस्क में पहले से पड़ा हुआ है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो हमें डेटा कुछ नया उस पर राइट करना है, राइट मतलब सेव करना है, कुछ नया डेटा सेव करना है तो हम इसी के थ्रू, रीड राइट हेड के थ्रू डेटा को हम सेव कर सकते हैं। और ये हेड हमारा जो होता है वो एक्सेस आर्म बोला जाता है, इसको आर्म बोलते हैं। एक्सेस आर्म जो है वो हमारा हेड जो है एक्सेस आर्म के थ्रू जो इसमें है लगा रहता है। इसको एक्चुएटर बोलते हैं, एक्चुएटर, जिसके थ्रू हमारा क्या है कि एक्सेस आर्म जो है वो सारे एक्सेस आर्म जॉइंट है। देखिए यहाँ पे कई सारे एक्सेस आर्म है, हर डिस्क के लिए एक एक एक्सेस आर्म है। ऊपर वाले डिस्क के लिए एक एक्सेस आर्म, बीच के लिए जितने भी डिस्क रहेंगे उतने डिस्क के लिए अलग अलग एक्सेस आर्म रहेगा, जो एक्चुएटर के थ्रू क्या है कि जॉइंट रहेंगे। पावर पोर्ट कुछ इस तरीके से यहाँ से पावर पोर्ट रहता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद हमारा आता है SSD, एक नया जो अब आया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क भी बोलते हैं इसे। अब उसमें क्या था हमारा कि उसमें कई सारे डिस्क लगे हुए हैं और उसमें मोटर लगा रहता था जो उन्हें घुमाने के लिए, चलाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, रीड राइट हेड है उनको भी आगे पीछे करने के लिए काम करता था। तो उसमें क्या था कि अभी जैसे मान लीजिए हमारा डेटा स्टोर यहाँ है, हमारा हेड यहाँ है, अभी हमें यहाँ से डेटा स्टोर हमें एक्सेस करना है, तो ये घूम के यहाँ जब आएगा तो ये घूम के यहाँ हेड के पास आने में टाइम लगाता था, काफ़ी टाइम लगाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्क, यहाँ पे डिस्क भी लगा हुआ था, मान लीजिए डेटा दूसरी डिस्क में है तो इस पहले डिस्क में सर्च किया नहीं मिला, दूसरी डिस्क में क्या डेटा सर्च करने वहाँ मिला, तो इसमें क्या होता है बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था और पावर भी कंज्यूम होता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जितनी सारी परेशानियाँ थी और जो समय ले रहा था ये, तो SSD बनाया गया। SSD क्या होता है, इसमें डिस्क मैकेनिज्म का यूज नहीं होता है। जो डिस्क मैकेनिज्म यूज कर रहे थे हम हार्ड डिस्क ड्राइव में, इसमें डिस्क मैकेनिज्म का कोई यूज नहीं है। इसमें क्या होता है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। उसमें जैसे हमने देखा हेड था, डिस्क है, सारे मूव करे, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्योरली चिप बेस्ड है। ये हार्ड डिस्क से कई गुना फास्टर है, इसका एक्सेस टाइम भी फास्टर है। एक्सेस में करने के लिए रीड एक्सेस में मान लीजिए रीड हो गया और राइट, दोनों ही हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट है उससे। नॉइजलेस ऑपरेशन, हाई रिलायबिलिटी, ये हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा रिलायबल होता है। लो पावर कंजम्पशन। कम्पैक्ट डिस्क CD, सभी जानते हैं पहले कम्पैक्ट डिस्क आता था। CD ड्राइव क्या होता था, CD ड्राइव डेटा रीड और राइट करने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसमें क्या है कि कंप्यूटर ये रीड करने के लिए हमारे पास एक इस तरीके का डिस्क ड्राइव लगा होता था।
डिस्क ड्राइव जो हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में से छोटा, ये हमारे डेस्कटॉप में लगा होता था इस तरीके का। डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके का लगा होता था डिस्क ड्राइव, जिसके थ्रू हम डेटा रीड करते थे और राइट करते थे। और ये क्या करता था, अगर मान लीजिए अभी हम हार्ड डिस्क जब तक यूज़ कर रहे थे, हार्ड डिस्क में क्या था, पोर्टेबल नहीं था, आसान नहीं था तब उतना। अब सीडी का यूज़ करके हम डेटा को क्या था, आसानी से कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम उसे लेके आ जा सकें, ये होता है पोर्टेबल। ये साइज़ है वो 650 से 750 MB 700 MB तक मैक्सिमम आता था साइज इसका, सीडी का साइज आता था। अगर हम बात करें इसकी उसमें हार्ड डिस्क की तुलना में, तो हार्ड डिस्क जो हमारा था, हार्ड डिस्क ड्राइव या स्टैटिक डिस्क ड्राइव जो होता है, ये साइज में टीबी में आते हैं, जीबी में भी आते हैं और टीबी में आते हैं, बहुत बड़े साइज में ये आते हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उसकी तुलना करें हम इससे, सीडी से तुलना करें, तब तो ये बहुत ही कम है, 700 MB हाईएस्ट है इसका। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और पोर्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए फिर बाद में एक और चीज़ आई जिसे हम बोलते हैं डीवीडी। डीवीडी क्या है, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये क्या करता है, सीडी की तरह ही देखने में था, सब कुछ इसका सेम था, सिमिलर था, बस इसमें क्या था कि ये 4.7 GB से लेकर 17 GB तक, 17 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता था इसमें। इसकी कैपेसिटी जो है सीडी की तुलना में अगर देखें तो कई गुना। और इसमें क्या होता था डीवीडी में, इसमें दोनों साइड में हम डेटा स्टोर करते, सीडी में एक ही तरफ डेटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन डीवीडी में दोनों साइड में डेटा स्टोर कर सकते थे। वो डिपेंड करता था कि जो डिस्क हमारा है वो किस तरीके का डिस्क है, 1 साइडेड है या 2 साइडेड है। उसके बाद फिर और भी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए फिर आया ब्लू रे डिस्क। आजकल ये लेटेस्ट अभी ब्लू रे डिस्क ही चल रहा है। ये क्या करता है, हाई डिफिनीशन वीडियो जो होते हैं, जैसे अब देखे होंगे HD होता है, आजकल HD चल रहा है, फिर उसके बाद फुल HD है, फुल HD के बाद 4K आ गया है, 8K आ गया है। इन तरीक़ों की फाइल्स को स्टोर करने के लिए ये ब्लू रे डिस्क हमें, ये इसका जो है ब्लू रे डिस्क बनाया गया। ब्लू रे डिस्क इसमें इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 27 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, 27 GB सिंगल लेयर पे, और अगर डबल लेयर रहेगा तब हम 54 GB तक डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। 54 GB में रेड लेज़र का यूज़ किया जाता था, रेड लेज़र बीम। ये क्या करता था, ये लेज़र का यूज़ किया जाता था डेटा को रीड या राइट करने के लिए। डेटा को रीड या राइट करने के लिए हमें रेड लेज़र का यूज़ किया जाता था उसमें, सीडी और डीवीडी में। जबकि ब्लू रे डिस्क में क्या है, ब्लू रे का यूज़ किया जाता है, ब्लू लेज़र का यूज़ किया जा रहा है। डेटा को रीड और राइट करने के लिए ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेज़र का यूज़ किया जा रहा है। अब बात करेंगे पेन ड्राइव। लगभग हर किसी के पास में अवेलेबल है पेन ड्राइव, सबसे आसान और सबसे पोर्टेबल। सीडी डीवीडी ब्लू रे की तुलना में बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल, कैरी करने में आसानी, डेटा स्टोर करने में, डिलीट करने में, हर चीज़ में सुविधाजनक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, थंब ड्राइव बोलते हैं, या तो इसको फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। पोर्टेबल स्टोरेज में आज की पोर्टेबिलिटी, अगर पोर्टेबल मीडिया में देखें स्टोरेज, पोर्टेबल स्टोरेज में, तो सबसे पहले नाम आता है पेन ड्राइव का। ये क्या होता है, EEPROM। अभी जब मैं पढ़ा रहा था आपको रोम के टाइप्स, तो इसमें मैंने आपको बताया था EEPROM के, EEPROM के बेस पे ये बनाया गया है फ्लैश ड्राइव। इस तरीके का कुछ कनेक्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं, सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में तो OTG वाला भी पेन ड्राइव आने लगा है, OTG वाला पेन ड्राइव। उसमें क्या होता है OTG वाले में, कि इधर मोबाइल में लगाने के लिए आपको दिया रहता है, टाइप C दिया रहता है, इसे मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अब आ रही है, अगर देखें तो हार्ड डिस्क से कम है इसकी कैपेसिटी, लेकिन और जो हो गया CD DVD हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा है। मार्केट में आजकल अवेलेबल 16 GB, 32 GB, 64, 128, 256 हो गया, 512 GB तक की पेन ड्राइव आसानी से अवेलेबल है।